चुका है चुनावी बिगुल, सज चुका है मंच। किसके सिर पर सजेगा जीत का सेहरा, किसको मिलेगी हार। मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी तमाम खबरों के साथ मैं सबा शाहिद शेख आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम एमपी का रन में स्वागत करती हूं। खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एमपी में बज गई चुनावी रणभेरी, चुनाव आयोग ने किया तारीखों का ऐलान। चुनाव की तारीखों पर सीएम शिवराज का बयान, कितनी रह जाएगी ताकत। 5 सालों में कितनी बदली मध्य प्रदेश की राजनीति, कांग्रेस की बड़ी टेंशन। मध्य प्रदेश बीजेपी में घमासान, चुनावी मैदान में जाने से कतरा रहे मंत्री और सांसद। तो पहली खबर में बात करेंगे चुनाव आयोग की तरफ से किए गए तारीखों के ऐलान की, जिसके बाद कांग्रेस के माथे पर शिकन की लकीरें साफ नजर आ रही। दरअसल मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने तारीखों की घोषणा की है। आयोग की तरफ से चुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई। पूरे एमपी में 5,61,36,239 वोट ईवीएम से डाले जाएंगे। इसके साथ ही संवेदनशील जगहों पर केंद्रीय बलों की तैनाती की जाएगी। एमपी में विधानसभा का कार्यकाल 6 जनवरी 2024 को खत्म हो रहा है। प्रदेश में कुल 230 विधानसभा की सीटें। चुनाव आयोग ने कहा कि एक चरण में चुनाव होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि एमपी में 148 सामान्य, 35 एससी और 47 सीटें एसटी के लिए। इसके साथ ही प्रदेश में 5.6 करोड़ वोटर्स है। वहीं एमपी में आदिवासी समुदाय के सहरिया, बैगा जनजाति के वोटर्स बढ़े हैं। साथ ही प्रदेश में 60 लाख नए वोटर्स इस बार शामिल हो रहे हैं। ये सभी 18+ के हैं। 5 राज्यों में 2,900 यंग कर्मचारी चुनाव को मैनेज करेंगे। एमपी में जेंडर रेशियो बढ़ा है। हम नए वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक लाने के सहारे प्रयास कर रहे हैं। एमपी में 84,523 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। शहरी क्षेत्र में 16,763 और ग्रामीण क्षेत्र में 47,760 है। इसके साथ ही 15,000 मॉडल बूथ बनाए गए हैं। वहीं 35,000 पोलिंग स्टेशन पर वेबकास्टिंग की सुविधा है। वहीं एमपी में 5,000 पोलिंग बूथों को महिलाएं मैनेज करेगी। बुजुर्ग वोटर्स अपने घर से वोट दे सकते हैं। उन्हें इसके लिए 12D फॉर्म भरना होगा। इसके साथ ही इस बार बफर जोन में भी पोलिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। एमपी में पिपरिया और मंडला में ऐसे केंद्र बनाए गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि अगर हमने इतनी मेहनत की है तो आप भी वोट देने जरूर आए। इसके साथ ही चुनाव में संबंधित कोई शिकायत है तो सी विजिल के माध्यम से आप अपनी बात रख सकते हैं। 100 मिनट में आपको मदद मिलेगी। इसके साथ ही आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को 3 बार अपने इलाके में पेपर के जरिए अपने अपराधों की जानकारी देनी होगी। साथ ही सियासी दलों को भी बताना होगा कि उन्हें इनके सिवा कोई उम्मीदवार नहीं मिला है। इसके साथ ही सियासी दलों को अपने चंदे के बारे में जानकारी देने के लिए एक समय निर्धारित की गई है। एमपी में 5 राज्यों के बॉर्डर पर कुल 315 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। ये सभी चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार काम करेंगे। साथ ही सभी एजेंसियां समन्वय के साथ काम करेगी। इसके साथ ही कार्गो मूवमेंट की भी चेकिंग होगी। रेलवे और पोस्टल डिपार्टमेंट के जरिए भी जांच होगी। ऑब्जर्वर प्राइवेट गाड़ियों में नहीं बैठेंगे। एमपी में एक चरण में चुनाव होंगे। चुनाव की अधिसूचना 21 अक्टूबर को जारी होगी। 30 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है। 31 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 2 नवंबर तक प्रत्याशी नाम वापस ले सकते हैं। 17 नवंबर को वोटिंग होगी। 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि 5 दिसंबर तक चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। दूसरी खबर में बात करेंगे चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आए सीएम शिवराज के बयान की। दरअसल एमपी चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई। इसके बाद सियासी दलों की प्रतिक्रिया आने लगी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चुनाव प्रदेश की जनता का भविष्य तय करती है। सभी मतदाता भाइयों से अपील है कि चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। सीएम ने कहा कि मैं राजनीतिक दलों से अपील करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश शांति का टापू, हम शालीनता के साथ चुनाव लड़े। इसके साथ ही हम चुनाव लड़ते समय व्यक्तिगत आरोप और प्रत्यारोप से बचें। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सभी लोग बड़प्पन से अपनी अपनी बात को रखें। साथ ही अच्छे माहौल में एमपी विधानसभा चुनाव हो। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मैनिफेस्टो के सवाल पर कहा कि हम अपने कामों को जनता के सामने रखेंगे। बीजेपी इस बार विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए चुनाव लड़ती है। हम संपन्न और समृद्ध भारत के लिए चुनाव लड़ते हैं।
हमने जो किया है वो जनता को बताएंगे। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान से सवाल किया गया कि किसके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा। इस पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास और जन कल्याण के काम हुए हैं। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में हमने सरकार नहीं परिवार चलाया, जनता और हम एक हैं। इस परिवार के लिए आगे भी दिन रात मेहनत करूंगा। इतना ही नहीं, एक सवाल आपके भी जहन में आ रहा होगा कि आखिर चुनाव की तारीखों के बाद सीएम शिवराज के पास कितनी ताकत रह जाएगी और यह आचार संहिता है क्या, और इसके लागू होने के बाद मुख्यमंत्री कितना कमजोर हो जाता है और प्रशासन कितना शक्तिशाली। दरअसल जब किसी भी प्रदेश में आदर्श आचरण संहिता का मालिक निर्वाचन आयोग बन जाता है तो पूरा सिस्टम ही निर्वाचन आयोग के मुताबिक संचालित होता है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो 9 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू हुई है। प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होंगे, 3 दिसंबर को मतगणना होगी और 5 दिसंबर को चुनावी प्रक्रिया समाप्त होगी। इसके बाद प्रदेश में जिसकी भी सरकार बनेगी उस पार्टी का नेता मुख्यमंत्री बनेगा। जब तक मुख्यमंत्री शपथ नहीं ले लेता तब तक चुनाव आयोग ही राज्य को चलाएगा। आचार संहिता लागू होते ही राज्य सरकारें निहत्ती हो जाती हैं, चुनाव आयोग महाबली हो जाता है, सरकारों पर कई सारी पाबंदियां लग जाती हैं। मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक चुनाव प्रक्रिया में शामिल किसी भी अधिकारी से मेल मुलाकात नहीं कर सकता। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकारी विमान, सरकारी गाड़ियों, सरकारी आवास के साथ साथ सभी शासकीय सुविधाओं का इस्तेमाल चुनाव या किसी पार्टी प्रत्याशी को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं कर पाएंगे। सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल अपने आधिकारिक निवास से अपने ऑफिस तक केवल सरकारी काम के लिए किया जा सकेगा। अब मुख्यमंत्री जो भी कार्यक्रम करेंगे वो उनके निजी खर्च पे जुड़ेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री किसी भी कार्यक्रम का भूमि पूजन, लोकार्पण नहीं कर पाएंगे। अगर पहले ही कोई काम शुरू हो गया है तो वो जारी रह सकता है। किसी अधिकारी कर्मचारी का ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। सरकारी पैसे का इस्तेमाल विज्ञापन या जनसंपर्क के लिए नहीं कर पाएंगे। अब कहीं भी सरकारी विज्ञापनों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की फोटो नजर नहीं आएगी, सभी होर्डिंग्स हटा लिए जाएंगे। वहीं अगर किसी तरह की कोई प्राकृतिक आपदा या महामारी आई हो तो मुख्यमंत्री चुनाव आयोग से इजाजत लेकर ही फैसला कर पाएंगे। अब मुख्यमंत्री को अपने प्रचार प्रसार के लिए भी रिटर्निंग ऑफिसर की इजाजत लेनी होगी। रैली या जुलूस निकालने या चुनावी सभा करने से पहले पुलिस की इजाजत लेनी होगी। तीसरी खबर में बात करेंगे 5 सालों में बदली मध्य प्रदेश की तस्वीर की, जिसने कांग्रेस को सोच में डाल दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश में वैसे तो पिछले लगभग 20 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन 28 नवंबर 2018 ये वो तारीख है जो 5 साल पहले मतदाताओं ने राज्य में बड़ा उलटफेर कर दिया था। 11 दिसंबर 2018 को जब वोटों की गिनती शुरू हुई थी तो पूरे देश की नजर इस राज्य पर थी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की सत्ता पर वापसी की थी। हालांकि बाद में बीजेपी ने 15 महीने बाद इस सरकार को तोड़कर ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदद से वापस सत्ता हथिया ली। 2018 से लेकर 2023 तक इन 5 सालों में मध्य प्रदेश में बहुत कुछ बदला है। 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का परिणाम चौंकाने वाला है। कांटे के मुकाबले में काउंटिंग रात तक चली, उसके बाद भी संशय की स्थिति बनी रही। आखिर में काउंटिंग पूरी हुई, अंतिम नतीजों में कांग्रेस को विजयी घोषित किया गया। हैरानी की बात तो ये थी कि बीजेपी का वोट शेयर ज्यादा था लेकिन सीटें कम थी और वहीं कांग्रेस कम वोट शेयर के बावजूद सत्ता पा गई। उस चुनाव में एमपी में कुल 75.2% वोटिंग हुई, जिसमें से बीजेपी को 41.6% वोट शेयर के साथ 109 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस ने 41.5% वोट परसेंटेज के साथ 114 सीटें जीती। मामला यहीं अटक गया क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुमत का आंकड़ा 116 है और दोनों ही पार्टी इससे दूर थी। बाद में बीएसपी, बाकी पार्टियों और निर्दलियों की मदद से कांग्रेस ने कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बना ली। इन चुनावों में ग्वालियर चंबल के प्रभावशाली नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना एक खेमे बदल चुके हैं। पिछले चुनावों में वो कांग्रेस की तरफ थे, अब वो बीजेपी में है। पिछली बार भी बीजेपी सत्ता से बाहर थी, इस बार उसके लिए कुछ प्लस है तो बहुत कुछ माइनस भी। बीजेपी के कई बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, जिनमें कुछ मौजूदा विधायक हैं और कुछ पूर्व विधायकों के नाम इनमें शामिल हैं। पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे और 3 बार के विधायक दीपक जोशी कांग्रेस में चले गए हैं। शिवपुरी की कोलारस सीट से मौजूदा विधायक वीरेंद्र रघुवंशी भी पार्टी छोड़ चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी पहले की तरह इस बार भी एंटी इनकम्बेंसी से पार जाने की कोशिश कर रही है। हालांकि सबसे बड़ा बदलाव यह है कि इस बार बीजेपी शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ रही है। इस बार पार्टी ने पीएम मोदी और अमित शाह को आगे किया है। कांग्रेस इस मामले में अलग रणनीति के साथ मैदान में। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे एमपी बीजेपी में मचे घमासान की, जो कहीं ना कहीं
बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। दरअसल बीजेपी सूबे में अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए हर संभव कोशिशों में जुटी है। यही वजह है कि बीजेपी ने कमजोर सीटों पर जीत का परचम लहराने के लिए अपने तमाम दिग्गजों को उतार रखा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसद और पार्टी के महासचिव तक शामिल। बीजेपी दिग्गजों पर दांव लगाकर कांग्रेस को घेरने की स्ट्रेटेजी बनाई थी, लेकिन उनमें से कई नेताओं के लिए चुनौतियां खड़ी हो गई। ऐसे में बीजेपी के दूसरे सांसद अब विधानसभा के चुनाव मैदान में उतरने से बच रहे हैं। बीजेपी ने दिग्गज नेता और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इंदौर एक सीट से उतारा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को नरसिंहपुर, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को निवास, सांसद रीति पाठक को सीधी, राकेश सिंह को जबलपुर वेस्ट, गणेश सिंह को सतना और उदय प्रताप सिंह को गाडरवारा सीट से प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी अपने दिग्गजों को विधानसभा का टिकट देकर उससे सटी हुई आसपास की बाकी सीटों के समीकरण साधने की रणनीति बनाई है, लेकिन हकीकत यह है कि इन तमाम नेताओं को अपनी ही सीटें जीतने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। इंदौर एक सीट पर कैलाश विजयवर्गीय के सामने कांग्रेस से मौजूदा विधायक संजय शुक्ला को उतारना है। प्रत्याशी बनने के बाद से विजयवर्गीय ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिसे लेकर कांग्रेस उनकी बेचैनी बता रही है। हालांकि संजय शुक्ला ने इंदौर एक की सीट से विधायक बनने के बाद ही इसे कांग्रेस के गढ़ के रूप में तब्दील कर दिया है। संजय शुक्ला व्यक्तिगत तौर पर काफी एक्टिव हैं और क्षेत्र की जनता के साथ सीधा संवाद रखते हैं। कोरोना काल में उन्होंने क्षेत्र के लोगों की काफी मदद की है, जिसके चलते विजयवर्गीय को अपनी जीत के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को आदिवासी बहुल्य निवास सीट से उतारा है। 10 साल से सीट पर कांग्रेस का कब्जा है और कुलस्ते 30 साल बाद विधानसभा चुनाव मैदान में उतरे हैं। इस सीट पर उन्हें भीतरघात का खतरा बना हुआ है, क्योंकि इस सीट पर बीजेपी के रहे दावेदार बागी तेवर अपना रखे हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी की टेंशन जरूर बढ़ गई। हमारे खास प्रोग्राम एमपी का रन में आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे आपके सामने एमपी की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।